सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी आरआरबी एएलपी 2025 के एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं 2026 में, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आज के इस सेशन में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करेंगे उसी पैटर्न के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और मैंने अपने सेशन में कई बार आप सबों के साथ जिक्र करा है कि आपके आरआरबी एएलपी में जो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम में जो साइंस न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है। और अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले याद हैं तो मेरे मित्र पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल सवाल का सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 23 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे जो आपके पिछले आरआरबी एएलपी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ध्यान रखिएगा इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है बड़ा ही लप्पू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा डैश है। मेरे मित्र, सवाल ये है द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 10 kg मास एट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। मतलब किसी वस्तु को अगर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करना है और उस वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो मेरे मित्र बल की कितनी आवश्यकता होगी। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि F इक्वल टू ma होता है इसीलिए जो हमारा F का वैल्यू होगा, द्रव्यमान 10 kg है, एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न करना है। पॉइंट हटाएंगे आप सभी कहेंगे कि गुरुजी F इक्वल टू हमारा 25 न्यूटन और सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, जितने भी न्यूमेरिकल सवाल हैं सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है न्यूमेरिकल सवाल आसानी से बनेंगे, इजीली बनेंगे। देखिएगा अगले सवाल को, कह रहा है कि यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है और उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। बहुत सरल सा सवाल। आप सबों को मालूम है कि गुरुजी गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू की जब हम लोग बात करते हैं तो F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर कहते हैं। आप सभी क्या कहते हो कि सर गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, साथ ही उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब मेरे भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखें तो आप सभी कहेंगे चूंकि F जो है यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे 2x का व्युत्क्रमानुपाती। तो आप सभी कहिएगा कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा सर यहाँ पे 2x का करेंगे तो ये 2x का स्क्वायर। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी F/4। तो हम लोग सिंपल सही उत्तर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेंगे। अब बहुत सारे छात्र होंगे जो नहीं समझ पाए होंगे, परेशान मत होना। ये देखो इसका रिलेशन था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हम ये कह रहे हैं कि जब बस पृथ्वी और सेब की बीच की दूरी r है या फिर आप मान लो कि x है तब आपका गुरुत्व बल कितना होगा, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या कर दिया, तो सर दूरी को हमने 2x कर दिया। तो लो जी आप यहाँ पे सारा चीज सेम ही रहेगा, जी m1 इंटू m2 दूरी क्या हो गया, तो सर 2x का स्क्वायर। तो भाई मेरे जो हमारा f है वो g m1 इंटू m2 बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 4x स्क्वायर। अब ध्यान दो कि क्या हम इसको f इक्वल टू ये जो आपका 4 है इसको हम 1/4 इंटू जी m1 इंटू m2 बटा एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। आप कहेंगे काहे नहीं कहेंगे। तो चला ये जी m1 इंटू m2 बटा एक्स स्क्वायर क्या है, आप सभी कहेंगे f। तो भाई मेरे नया जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको f डैश मान लो तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे अगर इसका वैल्यू f लेते हैं तो ये F/4। तो आप इस रिलेशन से निकाल लो या इतना कैलकुलेट कर लो, बतवा बराबर है। चला इस सवाल को देखो, कह रहा 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है। ये देखो कि यही तांबा का तार है और ये 10 मीटर लंबा है। अब इसका जो प्रतिरोध है वो R ओम है। कह रहा है कि 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना होगा। लंबाई को क्या कर दिया गया है, सर पहले 10 था अब 5 यानी कि आधा कर दिया है। तो मेरे मित्र जब 10 मीटर था तो प्रतिरोध R ओम था
और आप सबों को मालूम है किसी चालक तार की प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होती है, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। अब लंबाई यहाँ पे आधा कर दी जा रही है तो आप सभी कहेंगे प्रतिरोध भी तो सर जी R/2 हो जाएगा, जिसको हम 0.5 R लिख सकते हैं। बोलो यस और नो, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो केवल एक रिलेशन याद रखना था कि प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होती है, तार की लंबाई आधा हो गई तो प्रतिरोध R ओम से आधा हो जाएगा, तो R का आधा कितना 0.5 R। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना हो। मेरे मित्र सवाल यह है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान से समझो कि यह हमारा अवतल दर्पण है, इसका ये पोल होगा, ये फोकस दूरी और ये वक्रता केंद्र। क्वेश्चन में है कि अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो मेरे मित्र सवाल स्पष्ट है कि सर जी जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है तो वस्तु भी वक्रता केंद्र पर ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन में दूरी दिया है वो क्या दिया है, पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। आपने ये पढ़ा है ना कि जब अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है और समान आकार का होता है। क्योंकि यहां पे जो वस्तु बनेगा उसका प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों समान होगा, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा। तो आप सभी कहेंगे सर m = HI/HO दोनों समान है, तो हम सभी कहेंगे m = वैल्यू कितना होगा 1। ध्यान रखना क्योंकि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा है तो आवर्धन हमारा क्या होगा -1। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो लटपटा मत जाना एग्जाम में कि गुरुजी यहाँ पे तो हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दिया ही नहीं गया है, केवल और केवल यहाँ पे वस्तु दूरी दे दी गई है, क्लू दिया है वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है। तो भाई मेरे आप ऐसे भी प्रतिबिंब दूरी को क्या कहोगे, देखो ना m = -v/u से आप सभी कहोगे कि गुरुजी प्रतिबिंब जब वक्रतीय केंद्र पर बन रहा है तो माइनस हमारा 20 बटा वस्तु दूरी, आप कहेंगे -20, ये 20 माइनस माइनस कैंसिल, ये 20 आप कहेंगे 20 आ जाएगा सर जी -1। तो आप कंसेप्ट से चलो, कैलकुलेशन से चलो, आंसर आपका उतना ही आना है। और ऐसे भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा तो आप सभी कहेंगे आवर्धन का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा आप कहेंगे बराबर होगा। वस्तु का आकार मत समझना, वस्तु का आकार कह रहे हैं। चलेंगे सर अगले सवाल की तरफ। 5 मीटर पर सेकंड की स्थिर वेग से गतिमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा। आप कहेंगे लप्पू वाला सवाल फिर से दे दिया। मेरे मित्र देखो रेलवे का यही पैटर्न है सर, कभी खुशी कभी गम। K = ½ mv²। हाफ मास कितना है 2 kg, v का स्क्वायर करो 25। कहोगे सर मामला सॉल्व है, कितना उत्तर चला 25 जूल। ऐसे ही सर आपको एग्जाम में खटाखट सॉल्व करना है और न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होगा, मैं बार बार फिर से कह रहा हूं, आई रिपीट माय वर्ड, फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। और हमने आपको द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा फॉर्मूला करा रखा है, तो आप सभी उसको मिस नहीं करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखो जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। अब मन में आएगा कि केमिस्ट्री सवाल है, ये यहाँ क्या कर रहा है न्यूमेरिकल में। मेरे भाई न्यूमेरिकल के ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। और याद रखना केमिस्ट्री वाले पोर्शन में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है ये तो जरूर आप देख लेंगे और जरूर उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि एक सवाल तो निश्चित है आपके 20 सवाल में से। क्या है कि जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं। मेरे मित्र याद रखना कि जब 3Fe 4H2O के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि आयरन के 3 परमाणु जल के 4 अणु के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये Fe3O4 + 4H2 बना लेता है। सवाल आपसे ये है जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं। आप सभी कहेंगे सर जी जल के 4 अणु आयरन परमाणु के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 + 4H2 का निर्माण करते हैं। Fe3O4 को हम लोग क्या कहते हैं याद रखना, आयरन 2,3 ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहां वस्तु की दूरी द मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u होता है। वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होगा। याद रखना
लाइट के सवाल को सॉल्व करने के लिए चिन्ह परिपाटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाइट के सवाल को सॉल्व करने के लिए चिन्ह परिपाटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैंने कई बार वीडियो दिया है भाई, मेरे f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी आप कहेंगे ऋणात्मक होगा। वस्तु दूरी आपसे पूछ रहा है सर 1/f इक्वल टू, छोड़ो ना, 1/f इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 1/-10 कह दें, 1/-20, और ये क्या होगा 1/u। 1/-10 है आएगा तो आप कहेंगे 1/20 हो जाएगा। ये 1/u, 10 और 20 कैल्शियम आप कहेंगे 20 से होगा, 10 दूना 20, आप सभी कहेंगे 1/u, ये हो जाएगा -1/20 इक्वल टू 1/u, और u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। बोलो चला सही उत्तर A4 एप्पल हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। और मेरे मित्र साइन कन्वेंशन बस याद रख लेना है ऐसे सवाल, लाइट के सवाल को सॉल्व करने में चिन्ह परिपाटी का खास ख्याल होना चाहिए, सवाल अपने आप बन जाएगा। इतने भी आप सभी सर ओल नहीं है कि सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं, अनवांटेड प्रेशर, होगा कि नहीं होगा ये सब काहे लगी सोचेंगे। हमारा काम है एग्जाम देना, एग्जाम के बाद देखा जाएगा। हाँ, जिस कॉन्सेप्ट का, जिस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है उस पे एकदम खरा उतरने का प्रयास करना है। देखो इस सवाल को कह रहा है कि एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा आप कहिएगा I इक्वल टू गुरुजी Q/T होता है। Q कितना है 100 कूलम, टाइम कितना है 50 सेकंड, मामला सॉल्व है चला 2 एम्पियर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस सवाल को देखो कि श्रेणी क्रम में जुड़े R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों का तुल प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है R ओम का, तो आप सभी कहेंगे कि सर जी RS इक्वल टू R प्लस R, और इसी को हम क्या लिख देंगे 2R। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, यहां प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश है, तो घबराना नहीं है। जो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु है तो HO हमारा कितना हो गया सर 5 सेंटीमीटर। HI आपको बताना है प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, जबकि मैग्निफिकेशन सर उत्तल दर्पण से बन रहा है तो प्रतिबिंब तो हमेशा छोटा ही बनेगा। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का वैल्यू आप कहेंगे धनात्मक, तो मेरे मित्रों आप सभी कहेंगे m इक्वल टू HI बटा HO होता है, 0.2 इक्वल टू HI हमें निकालना है, HO हमारा 5 सेंटीमीटर है, HI इक्वल टू 0.2 इंटू 5 हो जाएगा। मामला देखो चला कैसे सॉल्व हो रहा है। आप सभी कहेंगे सर 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 2 और 2 कैंसिल। आप सभी कहेंगे सर प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होगी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह सिंपल था सर, 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1.0, तो 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, बल की दिशा में पिंड का विस्थापन कहिएगा W इक्वल टू FS होता है। तो 5 न्यूटन आपका 5 जूल कार्य है, 5 न्यूटन बल लग रहा है, S इक्वल टू क्या होगा 5/5। मामला सॉल्व है चला 1 मीटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच सही संबंधों को डैश द्वारा व्यक्त किया जाएगा। आप कहेंगे सर अभी ये हम लोग देखें 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/u प्लस 1/v है, 1/v प्लस 1/u। आप सभी कहेंगे सर उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेंस के लिए पूछेगा लेंस सूत्र, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी माइनस हो जाएगा साइन, क्या होगा माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -v/u, एक तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी का अनुपात, दूसरा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। तो मेरे मित्र ये आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहां दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो सही उत्तर कौन लेके जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक कार समान दिशा में कार्यरत बल की क्रिया के तहत s दूरी के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग से गतिमान है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। समान दिशा में कार्यरत बल मतलब वस्तु पे जो बल लग रहा है सर उसी दिशा में विस्थापन भी हो रहा है, तो किया गया कार्य आप कहेंगे W इक्वल टू FS होगा। ध्यान देना
कि जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। मेरे मित्र यहाँ पे विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है तो आप सभी कहेंगे किया गया कार्य एफएस यानी कि धनात्मक होगा। जब विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा, ये ध्यान में रखेंगे। इस सवाल को देखिए कि किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रणोद, दाब और क्षेत्रफल ए के बीच क्या संबंध है। चूंकि आप सभी ध्यान में रखना कि दाब इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं सर, थ्रस्ट बटा एरिया, यानी कि प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद क्या है, आप सभी कहेंगे एक प्रकार का बल है जो किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगता है, या सरल शब्दों में आप कहते भी हैं कि किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रणोद। तो भाई मेरे प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बटा एरिया लिख रहे हो तो थ्रस्ट इक्वल टू पी इंटू ए ना लिखोगे, आप कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे। तो वही तो सवाल है कि किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रणोद टी, दाब पी और क्षेत्रफल ए के बीच क्या संबंध होगा, आप कहेंगे टी इक्वल टू गुरुजी पी इंटू ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 8 ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, आर का वैल्यू क्या होगा। मेरे मित्रों आप सभी कहेंगे गुरुजी आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। अब चूंकि इक्विवेलेंट प्रतिरोध 7 ओम है और एक हमारा 8 ओम है और दूसरा क्या है 5 ओम, R इक्वल टू 7 माइनस 5 चला 2 ओम ना हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है, ना बनेगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी कोनो यौगिक का पूछेगा आणविक द्रव्यमान तो उस यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ देंगे। हाइड्रोजन का एक परमाणु है तो इसका द्रव्यमान 1 होगा, नाइट्रोजन के 1 है तो आप सभी कहेंगे इसका द्रव्यमान 14, ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, 3 है तो 16 तिया 48, क्या कहिएगा 8 4 12 1 13 4 1 5 1 6, ये कितना हो जाएगा 63 यूनिट, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, हड़बड़ाना नहीं, यह हमारा उत्तल दर्पण है, यह हमारा उत्तल दर्पण है और कहा जा रहा है कि ये अगर उत्तल दर्पण का पोल है, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, तो इसकी फोकस दूरी है 1 मीटर। तो कह रहा है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आप सभी कहेंगे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, तो 2 इंटू 1 वक्रता त्रिज्या कितनी, आप सभी कहेंगे 2 मीटर, मतलब साफ है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2 मीटर हो जाएगी। अच्छा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है जबकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। भाई साहब आप F इक्वल टू R/2 भी तो लिखते हो, तो ये दोनों टर्म में याद रखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है जबकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिमाण क्या होगा। मेरे मित्र जब भी किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाए तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। मास कितना है तो आप सभी कहेंगे 1 किलोग्राम, गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 लेना है, ऊंचाई 2.5 मीटर है, पॉइंट हटा के नीचे 10, ये कितना हो जाएगा चला 25 जूल, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन में कहे कि वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा है तो किया गया कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। मेरे मित्र सूत्र इकाई द्रव्यमान केवल आयनिक यौगिक के लिए यूज होता है और इसी को फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। कैसे निकलता है सर, जैसे आप आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, केवल इतना याद रखना है कि फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए उपयोग किया जाएगा, आयनिक यौगिक के लिए। तो भाई मेरे ये हमारा CaCl2 है, कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 40, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, एक का द्रव्यमान 35.5 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 71, ये कितना हो गया 111 यूनिट, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सवाल को देखो कि यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, जहां पे जो आपका आपतन कोण है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो कह रहा है कि n1 बटा n2 किसके बराबर होगा। ध्यान दो बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम लोग स्नेल का नियम साइन I बटा साइन R कहते हैं तो ये क्या होता है n21 और n21 का मतलब क्या हुआ n2 बटा n1, ठीक है।
जब हम लोग स्नेल के नियम से कहते हैं कि गुरुजी साइन आई बटा साइन आर नियतांक होता है, तो वो नियतांक अपवर्तनांक है माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, जिसको हम लोग n2 बटा n1 के रूप में लिखते हैं। मेरे भाई सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि n1 बटा n2 क्या हो जाएगा। याद रखना कि अगर हम लोग n माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, तो ये आपका क्या होता है सर, n2 1 का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1 बटा n2 1 होता है। इसका मतलब यह ना हुआ चला कि n2 1 जो है वो आपका क्या हुआ, तो सर यहां पे 1 बटा n2 बटा n1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n1 बटा n2। तो सर जब हम इसको n1 बटा n2 लिख सकते हैं, तो याद रखना इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, साइन आर बटा साइन आई, साइन आर बटा साइन आई। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग जो इसको सॉल्व करा रहे हैं मेरे मित्र ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं चल रहे हैं, इसीलिए वो गलत सॉल्व करा रहे हैं। सीधा सा उत्तर चूंकि n1 बटा n2 पूछ रहा है, तो ये साइन आर बटा साइन आई हो जाएगा। हाँ, जब हमें n2 बटा n1 पूछता, n2 बटा n1 पूछता, तब हम लोग कहते कि सर साइन आई बटा साइन आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़े हैं, तब प्रतिरोध के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध डैश होता है। सिंपल, 2 ही प्रतिरोध है और 2 प्रतिरोध के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 होता है। तो मेरे मित्र 1 गुना 2 बटा 1 प्लस 2, ये 2 बटा 3 हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि 1 बिलियन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है। ध्यान देना, 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की सांद्रता का प्रकलन कीजिए। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि सर द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में लेना है, मास बाय मास परसेंटेज। तो याद रखो आप सभी कि जब हम लोग मास बाय मास परसेंटेज की बात करते हैं, चला मास बाय मास परसेंटेज की बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, हो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब विलय का द्रव्यमान बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100, यही ना फॉर्मूला होता है। अब देखो कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें विलायक कितना है सर, विलायक 250 ग्राम, विलय कितना है चला, विलय है आपका 25 ग्राम। ये टोटल बिलियन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 275 ग्राम। बिलियन टोटल कितना हो गया 275 ग्राम, क्योंकि विलय और विलायक तो जुटेगा ना चला, इसी बिलियन में तो विलय और विलायक होते हैं। और आप कहेंगे कि सर इस फॉर्मूला से जाएंगे हम लोग मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट 25 बटा 275 गुना 100, सॉल्व कर लेना चला 9.09%। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपके आरआरबी एएलपी एग्जाम में पूछे गए हैं। और मेरे मित्र आपको प्रैक्टिस भी इसी तरह के सवाल पे करके जाना है। और इन तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक ही रामबाण उपाय है कि सर फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। फॉर्मूला है, आप सारे न्यूमेरिकल सवाल को टैकल कर लेंगे। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो न्यूमेरिकल रिवीजन का आप सबों के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।